बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों को वसंत भाग 2 का दूसरा पाठ दादी माँ मैं आपको रिवीजन कराने चल रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि इस पाठ में लेखक ने बताया है कि दादी माँ का जब स्वर्गवास हो जाता है और उसके हाथ में एक पत्र पड़ता है, जिसे देखकर वो स्तब्ध रह जाता है, चौंक जाता है और अचानक उसके दिमाग में दादी माँ के जीवन से जुड़ी जो घटनाएं थी, उन घटनाओं की याद आ जाती है। चलचित्र की तरह, सिनेमा की तरह वो उसकी आंखों के सामने घूम जाते हैं। उसी याद को यहाँ पर दादी माँ पाठ के नाम से लिखा है लेखक ने। तो उसी का वर्णन है यहाँ पर, मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी बरसात वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो ही जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये कमजोरी माननी चाहिए मुझे अपनी, कि थोड़ी सी कठिनाई पड़ती है, इतनी उम्र हो गई है, बीसों गर्मी बरसातें और वसंत, यानी उम्र भी इतनी छोटी नहीं है कि उसके बारे में सोचा जाए कि मन थोड़ी सी बात पर घबरा जाए। तो उन्होंने कहा कि ये मन ऐसा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी सदा एक सा नहीं रहता है, प्रायः अनमना हो जाता, मन कहीं लगता नहीं। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर तो मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे शुभचिंतक मित्र जो हैं, वो मुझे कई बार ऐसा होता है कि जब मैं अपने हृदय की बात उनसे कहता हूँ तो बहुत बार वो ये कहते हैं कि छुट्टियाँ होने वाली हैं, चले आओ, और थोड़ी ही देर में मुझे मेरी कमजोरी का एहसास करा देते हैं। मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता, यानी जरा सी स्थितियां आपके अनुकूल ना हो, ऐसी है। जरा सी प्रतिकूलता यानी आपके सारी चीज़ें स्थितियां विपरीत हो तो प्रतिकूलता कहा जाता है। अनुकूल जो चीज़ें ना हो तो उससे घबराने वाला मान करके जरा सी बात पे आप घबरा जाते हो। बहुत लोग कहते हैं अरे इतनी छोटी सी बात पे घबरा जाते हैं। अरे होता है, ऐसा होता है, लेकिन समझाने की स्थिति जब किसी की आती है तो कोई भी किसी को समझा देता है, लेकिन जब स्वयं को इस स्थिति को झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो संभवतः ये स्थिति बहुत नाजुक लगती है कि कैसे अपनी स्थिति से हम समझौता कर सकें। तो लेखक को जरा सी कमजोरी के कारण उसका मजाक भी बना लेते थे। अरे आप तो इतनी छोटी सी बात पर घबरा जाते हो। बहुत बार आप लोगों ने ऐसा सुना होगा लोगों को कहते हुए। तो लेखक को इस बात का एहसास है कि मेरी छोटी सी घबराहट पर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा है कि मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। प्रायः लोग कहते हैं जब कभी आप किसी व्यक्ति के साथ अपने दुख, अपनी परेशानियों को बांटने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे हमेशा यही कहता है, अरे आप तो इतनी छोटी सी बात पे घबरा गए। ऐसा होता है, जिंदगी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें घबराने की क्या बात है। अरे कभी ज़रूरत हो तो मुझे आजमाइए, कभी आप मेरी ज़रूरत हो तो बजाइएगा, भले वो आपके मौके पे कभी ना खड़े हों। तो लेखक ने कहा कि ऐसा कहकर वो कभी कभी मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। हर बार मैं सोचता हूँ कि इस बार मैं बिल्कुल ऐसी पुरानी बातों को, अपने प्रतिकूल बातों को बिल्कुल नहीं सोचूंगा। लेकिन फिर उनको मौके बेमौके बातें जब याद आ जाती तो उन्हें घबराहट होने लगती और न सोचने की बात वो सोचते हैं। फिर कहते हैं ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। फिर उनका मन खुद ही इस बात को मानता है कि सोचने से क्या फ़ायदा है, क्या करना में कुछ फ़ायदा तो मिलेगा नहीं, करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, बेकार परेशानी होगी या दूसरे लोग मजाक बनाएंगे।
जैसे कि एक बार आपने सुना होगा, रहीम का एक दोहा है, रहीमन मन की मन में राखियो, रहीमन निज मन की व्यथा। ऐसे कहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखियो गोय, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखियो गोय, सुन अठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। यही स्थिति है। अगर आप अपने मन के भाव को किसी दूसरे के साथ बांटने की कोशिश करेंगे तो उस समय तो वो आपकी सुन लेगा, सुन अठलई हैं लोग सब, सुन करके वो आपका मजाक बनाएंगे। बाद में आपका क्या होगा कि वो मजाक बनाएंगे, कहेंगे क्या, अरे आप तो इतनी छोटी सी बात पे घबरा जाते हो, अरे आपको तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे आपकी इतनी उम्र है। लेकिन हृदय की भावनाओं को खुद से समझाने पर वो परिस्थितियों से समझौता करना आता है। लेखक ने यहाँ यही अनुभव किया कि जब किसी के सामने अपनी प्रतिकूलता की चर्चा कर देते हैं तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि क्यों किसी से कहें, क्यों किसी को बताएं, किसी को नहीं बताएंगे, और सोचने से कोई फायदा नहीं। ये सारी बातें लेखक सोचने लगते हैं। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों की स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। फिर उनके मन में दादी माँ का जो चित्र है, जो स्वरूप है, बिल्कुल आंखों के सामने घूम जाता है, क्योंकि हाथ में उनके स्वर्गवास होने का पत्र पड़ा है। और पत्र होते ही उनको ऐसा लगने लगा कि सारी बातें और तो और दादी माँ का चित्र आंख के सामने घूम गया है। तो उनका एक स्वच्छ शीतल और एक धुंधली सी छाया उनके मन मस्तिष्क में घूम जाती है और ऐसा लगता है कि सारी बातें सिनेमा की तरह, चलचित्र की तरह उनके कानों में गूंजती है, उनकी आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर दादी माँ के स्मरण में लेखक ने इस कहानी को लिखा है। आगे देखिए क्या होता है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर, बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी के खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। अब लेखक को क्वार के महीने की याद आती है। क्वार के महीने में जब चारों ओर पानी बरसता रहता है, गांव का वो दृश्य उन्हें याद आता है जिस दृश्य में वो देखते हैं और याद करते हैं कि उनके गांव के चारों ओर पानी भरा हुआ है, पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर से खेतों के किनारे, सिवान से, ऊंचाई से पानी की धार बहती हुई, तेज पानी की धार बहती हुई मिट्टी के ऊपर से चली आ रही है, जिसमें तमाम प्रकार की घासें, मोथा, साई, अधजली घासें, टूटी फूटी धूप से जली हुई जो घासें होती हैं वो सारी चली आ रही हैं। और उसमें बन प्याज, घेऊ, तमाम तरह की गांव घरों में होने वाले खेतों में जो अनायास उगाती हैं, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों का यहाँ पर वर्णन किया है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो पानी के साथ बहती चली आ रही। गर्मी भी है, पानी बरस रहा है और सूरज की गर्मी जब पानी पर पड़ती है तो चीज़ें उसी पानी में सड़ रही हैं, तो उसकी एक अजीब सी गंध उनके लेखक के दिमाग में घूम जाती है कि एक अजीब सी गंध उनके दिमाग में चलती है। तो वो उसे याद कर रहे हैं कि एक विचित्र सी गंध उस क्वार के महीने में जब पानी चारों ओर हिलोरे लेता था, चारों ओर पानी जो है वो बिल्कुल बहता रहता था, जिसमें बन प्याज, अधजली घासें, मोथा, साई और भी सूखी घासें, पेड़ के पत्ते सब बहते थे और धूप की गर्मी के कारण वो उसी में सूखते सड़ते रहते थे, जिसको कि लेखक याद कर रहा है। और फिर उस गांव के उस दृश्य को याद करते हुए लेखक कहता है कि रास्तों में कीचड़ सूख गया है
और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। अब वो याद कर रहे हैं कि पानी जब कम हो जाता है तो किनारों की जो मिट्टियां होती हैं वो कीचड़ बन जाती हैं। तो रास्तों पर कीचड़ एकदम आधा गीला आधा सूखा पड़ा हुआ है, और जहाँ जहाँ पानी भरा है जिसमें मिट्टी के कारण झाग बन गई है, ऐसे झाग भरे पानी में, और जहाँ जलाशय हैं, जहाँ पर कि तालाब कहना चाहिए या गड्ढे कहते हैं, उसमें पानी भर जाते हैं, जलाशय का आकार ले लेते हैं, ऐसी सब जगहों पर बच्चे धमाधम पानी में कूद कूद के खेल रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो लेखक ने वहाँ का बिल्कुल स्वाभाविक चित्र यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि गांव के मौसम में अगर पानी में बच्चे छपाछप खेलते न मिले तो वो गांव का दृश्य ही नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे वो गांव का दृश्य है ही नहीं। उन्होंने 3-4 उदाहरण देते हुए कहा है, तो गांव में रहकर अपने मौसम की जो खासियत होती है उसे भूला नहीं जा सकता। तो उन्होंने यही कहा है कि अगर गांव में रह कर के झाग भरे पानी में कोई खेलने ना पाए तो उसमें एक स्वाभाविक गुण जो आता है गांव का वो नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा एक उदाहरण दे करके कि आषाढ़ में आम और जामुन न मिले। कितनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि आषाढ़ के महीने में आम और जामुन न मिले तो भी कोई चिंता नहीं है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, चिवड़ा मतलब चूड़ा, वही जिसको हम लोग पोहा चूड़ा कहते हैं, तो अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो भी दुख नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, ये इन मौसम की खास चीजें हैं। चैत के महीने में लाई गुड़ पट्टी खूब मन से लोग खाते हैं। अगहन में नया चूड़ा आ जाता है जब, तो गुड़ के साथ लोग खूब पसंद से खाते हैं। आषाढ़ में लोग आम और जामुन जैसे फलों का रसास्वादन करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये सब चीजें अपने मौसम में न मिले, चल सकता है, एक बार संतोष किया जा सकता है, लेकिन क्वार के महीने में गांव में पानी भरा हो और उस पानी में छपाछप खेलने को ना मिले तो गांव की जो अनुभूति होती है वो बिल्कुल आएगी ही नहीं। तो इन्होंने कहा सारी चीजों से तो समझौता किया जा सकता है, लेकिन अगर गांव में रहकर जलाशयों के कीचड़ भरे जल में, झाग भरे जल में, मिट्टी के मटमैले पानी में कूद कूद के खेलने को न मिले तो गांव की जो अनुभूति होती है, जो प्रेम होता है, वो शायद उमड़ के नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने उसी क्वार के दिनों को याद करते हुए कहा है, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तब उन्होंने कहा कि बड़ा बुरा लगता है कि जब क्वार के महीने में हम झाग भरे पानी में खेलने न पाए। फिर उन्होंने कहा कि मैं भीतर हुड़क रहा था, यानी इस चीज को सोचकर लेखक जो है, एक तो इधर उसके हाथ में एक पत्र है जिसमें दादी माँ के स्वर्गवास की खबर है और उसे गांव की सारी चीजें याद आती हैं। उन चीजों को सोचकर उसके दिल में एक अफसोस, एक हुड़क कहने का मतलब एक कसक, याद करके वो कसक है कि काश वो गांव के दिन फिर उसे मिलते। दादी माँ का स्नेह, उनका प्रेम और गांव की वो अनुभूतियां उन्हें फिर मिल जाती। तो उसी चीज के लिए जो लेखक है वो हुड़क रहा है। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। अब उन्होंने कहा, अपनी उस बात को याद किया कि कभी लेखक को भी इस चीज का अवसर प्राप्त हो गया था और उन्होंने याद किया कि जब वो गांव गए थे और अभी झाग भरे पानी में 1-2 दिन ही खेले कूदे थे कि अचानक उन्हें बुखार आ गया
और जब बुखार आ जाएगा तब तो आपको कोई गंदे पानी में या मिट्टी मटमैले पानी में, झाग भरे पानी में, बरसात के पानी में खेलने नहीं देगा। तो दादी माँ इस सब चीज़ के लिए मना करती रही होंगी। तो लेखक को वो दिन याद आता है। वो दिन कैसे याद आता है कि कैसे जब बुखार आ गया तो दादी माँ उस पानी में खेलने नहीं देती थी। कुआर के महीने को याद करते हुए लेखक जो है उस चीज़ को याद करके कह रहे हैं। तो उसी चीज़ को याद करके लेखक कसक रहा है, याद कर रहा है और कह रहा है कि नहा धोकर जैसे पानी में खेल के आया, नहाया धोया तो बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों उन्हें अच्छी लगती थी। हल्की बीमारी लेखक को इसलिए अच्छी लगती थी कि लोग माथे पे पट्टी रखते थे, सर पर तेल रखते थे, हाथ पांव दबाते थे, तीमारदारी करते थे, दिन भर हालचाल पूछते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती थी, आपका बहुत ख्याल रखा जाता था, घर के हर सदस्य ख्याल के लिए मजबूर रहते थे। तो लेखक को वही चीज़ें याद आके वो कहता कि हल्की फुल्की बीमारी में तो कुछ मज़ा आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती थी। थोड़ा सा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द हो, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना। तो इन्होंने कहा कि कितना अच्छा लगता है उस समय जब आपको हल्का फुल्का बुखार हो, सिर में थोड़ा सा दर्द हो, घर वाले आपकी चिंता करें, आपका माथा सहलाएं, आपको प्यार से पूछे कैसी तबीयत है, तो अंदर से एक प्रेम उमड़ जाता है। तो लेखक को भी वो बहुत अच्छा लगता है कि जब थोड़ा बहुत तकलीफ हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तकलीफ हो, घर वाले आपके खाने पीने का बड़ा ख्याल रखें कि भाई नींबू पानी दो और साबूदाना दो, मूंग के दाल की खिचड़ी दो, और जो जैसी बीमारी हो इन सब चीज़ों के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। तो लेखक उन दिनों को याद करता रहता है और कहता है कि कितना लोग ख्याल रखते थे, कितना लोग चिंता करते थे कि कितने सुंदर ढंग से जो मौसम है उस मौसम में लोग आपकी सेवा करते हैं, आपको मौसमी चीज़ें देते थे, फल खाने को देते थे। वो सारी बातें लेखक को याद आती हैं। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं है। अब लेखक को जो दोबारा कभी ऐसा होता था तो उस चीज़ को याद कर रहे थे, लेकिन जो जिस बार की ये घटना लिख रहे हैं उन्हें कहा इस बार ऐसा नहीं था, ज्वर चढ़ा तो चढ़ता ही गया। यानी कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि हल्का फुल्का बुखार आया, 2-1 दिन आपको तकलीफ रही, आपकी खूब सेवा हुई और बुखार छोड़ दिया, आप आराम पा गए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बुखार बहुत ज़्यादा आता है, आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, आपको पूरी तरीके से बेड रेस्ट कह दिया जाता है, आपको खाने में भी परहेज हो जाता है, आपको तेल मसाला घी और भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं खाना है, सिर्फ आपको मूंग के दाल की खिचड़ी खानी है। तो ऐसी सब चीज़ें आती हैं तो आपको तकलीफ होगी। तो उन्होंने कहा वही कि ज्वर चढ़ा तो चढ़ता ही गया। अब वो याद करते हैं कि एक बार लेखक को बुखार आया, बहुत तेज बुखार आया, और बुखार इतना तेज था कि ज्वर जब चढ़ा तो चढ़ता ही गया, चढ़ता गया। और आपको बताएं कि रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद, और ठंड देके लेखक को बुखार आया। वो याद कर रहे थे कि ठंड देके बुखार आया। लोग जब कभी कभी ऐसा होता है कि ठंड देके बुखार आता है तो गर्मी का मौसम हो या जाड़े का हो या बरसात का, ऐसी स्थिति में आपको कुछ ना कुछ मोटा रजाई कंबल चादर कुछ ओढ़ना पड़ जाता है। तो लेखक को भी ऐसा ही हुआ। तो वो याद करते हैं कि जब एक बार बहुत तेज बुखार आया, बहुत ठंड लगी, तो रजाई पे रजाई लोग डाले जा रहे थे और धीरे धीरे पूरे दिन बुखार रहा। रात 12 बजे के आसपास ये बुखार जाके उनका उतरता है। तो उसी दिन को याद करते हैं कि रात 12 बजे जाकर उनका बुखार जो है थोड़ा कम हुआ, उन्हें थोड़ी राहत मिली। तो ये सारी बातें वो याद करते हैं कि जब बुखार चढ़ा तो वो जलाशय का जो पूरा आनंद था उस पूरे आनंद को वो ले नहीं पाते हैं। उन्हें ये लगता है कि इतना सुंदर वातावरण, लेकिन बुखार चढ़ जाने के कारण वो इस सब चीज़ का आनंद बिल्कुल भी ले नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है लेखक याद कर रहा है
अपने दादी माँ के स्वर्गवास का पत्र जब उसके हाथ में है, तो दादी माँ के साथ बिताया हुआ समय भी उन्हें याद आ रहा, एक एक चीज को चलचित्र की तरह याद करते जा रहे हैं। अब उसी बुखार के दिन की बात याद करते हुए वो आगे अपनी कहानी को, संस्मरण वाली इस कहानी को लिखते हैं कि दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। गांव में स्नान के लिए और तो और बताएं कि कहीं पानी इकट्ठा हो, बरसात का पानी इकट्ठा हो, ऐसे सब पानी का भी प्रयोग लोग कर लेते हैं। हम और आप अगर खाटी शहरी हैं तो हमें ये सब चीज़ें बड़ी अजीब सी लगेंगी, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। पानी का उपयोग बर्तन धोने के लिए, पानी का उपयोग कहीं ज़मीन धोने के लिए, बरसात के पानियों को इकट्ठा करके किया जाता है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि एक दिन लेखक को जब बहुत बुखार चढ़ा और लेखक चादर ओढ़े हुए, लपेटे हुए पड़ा रहता है, तो दादी माँ उसी समय आती हैं, शायद उसी गंदे पानी, जो झाग भरे पानी में जिसमें सब लोग नहा कर आते हैं, वो भी नहा के उसी में आती हैं, झाग वाले पानी में। और उनके स्वरूप का वर्णन लेखक ने किया है। पतले दुबले, स्नेह सने, शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती। अब उनके स्वरूप का वर्णन चल रहा है कि कैसी वो लग रही थी उस समय जब वो आई थी। तो बिल्कुल पतला दुबला शरीर था और स्नेह सने शरीर पर बहुत प्यार उनके अंदर उमड़ रहा था, उनके अंदर एक प्यार भरा हुआ था, उमड़ रहा था। तो उस प्रेम की झलक उनके बाहरी स्वरूप पर भी दिखाई दे रही थी। और उनके शरीर पर जो थी वो एक सफ़ेद किनारीहीन, बिना बॉर्डर वाली, विदाउट बॉर्डर। तो उन्होंने कहा किनारीहीन उसी को कहते हैं जिसमें बॉर्डर नहीं होता है, किनारा नहीं बना होता है। तो एक पतली सी किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बाल। और दादी माँ के बाल कैसे थे? बिल्कुल सफ़ेद, रुई की तरह सफ़ेद बाल। सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपकते हुए जल की शीतलता। तुरंत नहा के आइए तो बाल से पानी ऐसे लगातार टपकता रहता है, निरंतर। तो लगातार वो नहा के आई थी और उनके बालों से निरंतर जो पानी था वो टपक रहा था, लगातार तुरंत से ही टपक रहा था। और उस पानी में, जल में एक शीतलता थी। पानी में नहा के आई थी, जाड़े की ऋतु थी, तो वो जो उस चीज़ को महसूस करती हैं। एक किनारीदार सफ़ेद धोती, उनका जो स्वरूप था बिल्कुल सफ़ेद बाल थे, बालों से पानी टपक रहा था और पानी में ठंडक लग रही थी उनके बदन पर। आते ही उन्होंने सर और पेट छुआ और आते ही जैसे ही देखा कि लेखक चादर लपेटे सोया हुआ है, उन्हें एहसास हो जाता है कि उसे बुखार है। तो वो माथे पे ऐसे हाथ रख के, पेट पे ऐसे हाथ रख के उसके बुखार का अनुमान करती है कि शायद बुखार तेज है। तो वो देखती हैं उसको अच्छे से, फिर आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। गांव में बुखार हो, बीमारी हो, किसी अन्य तरह के कष्ट हो, तो सबसे पहले घरेलू दवाइयाँ होती हैं, या किसी बाबा की भभूत होती है, या मंदिर का प्रसाद होता है, या मंदिर की पूजा होती है, या फूल और अक्षत होता है। तो यहाँ भी दादी माँ कहीं से आई थी, किसी चबूतरे की मिट्टी आंचल के कोने में गांठ बनाकर उन्होंने बांध लिया था, बांध कर लाई थी। तो उस चीज़ को वो लेके आई थी और उस मिट्टी पर उन्हें पूरा विश्वास था कि ये मिट्टी जो लाई है, ये मिट्टी जो है उसके लेखक के बुखार को उतार देगी। तो वो निकालती हैं, जैसे लोग कहीं की भभूत माथे पर लगा देते हैं, गले पे लगा देते हैं, पेट में दर्द हो लगा देते हैं, तो उसी तरह वो उस मिट्टी को निकाल करके मुंह में डाली और माथे पर लगा दी, मुंह में खिला दी, हल्का सा चटा दी और उसके बाद माथे पे टीके की तरह लगा दी और दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती और इतनी सेवा करती लेखक की कि वो चारपाई छोड़कर हटती नहीं थी।
हमेशा सोचती थी कि बुखार है तो उसी चारपाई के पास ही वो बैठी रहती थी। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े में सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप लगाते। दालचीनी जो मसाला होता है, ठंडक देता है, तो उसका वो लेप लगाती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। 20 बार वो उसे छूती और अनुमान करती कि किस तरह से बुखार कितना है कितना नहीं है। पुराने लोग जो थे वो बुखार के लिए विभिन्न प्रकार के टेम्परेचर नापने के लिए कोई उनके पास यंत्र नहीं होता था। वो बुखार को छू करके ही जानते थे कि बुखार कम हो गया है, बुखार बहुत ज़्यादा है, दालचीनी का लेप लगा दो और सौंफ का लेप लगा दो। तो घरेलू जो दवाएं होती थी उन दवाओं से ही वो बुखार आदि का उपचार करते थे। घर में जो चीज़ें मिलती थी, पेट में दर्द है तो अजवाइन खिला दो, हींग लगा दो, हींग खिला दो। तो कि हमारे किचन में जितने मसाले मिलते हैं उन मसालों में तमाम तरह की दवाएं होती हैं और घर में ये तुलसी के पत्ते और विभिन्न प्रकार के जो अजवाइन के पत्ते, ये सब जो घरों घरों में पेड़ पौधे लगे रहते हैं, इनसे भी घरेलू दवाएं की जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से ही हल्का फुल्का बुखार तो जो रहता था वो उतार लिया जाता था। तो दादी माँ भी यही करती थी। जब उन्होंने हाथ से छू छू के देखा कि लेखक को तो बहुत बुखार है, अनुमान करती थी, तो वो पंखे झलती, हाथ पैर को कपड़ों से सहलाती, हवा करती, दालचीनी और का लेप लगा देती। 20 बार छू छू के देखती कि बुखार कुछ कम हुआ कि नहीं, माथे पे पट्टी रखना आदि करना। और तो और हांडी में पानी आया कि नहीं और पानी कौन सा पीना है, किस तरह से। पुराने ज़माने के लोगों को बहुत अनुमान रहता था। बुखार आते ही वो पानी को उबाल देते थे, फिर छान करके, कपड़ छान करके फिर उसको भर देते थे और वही पानी मरीज को यानी रोगी को पिलाते थे। तो दादी माँ इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखती थी और बड़ा ख्याल रखते हुए उन्होंने इन सब चीज़ों को देखा और पानी हांडी में आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। तो जो हमारे घरों में, गांव घरों में जो चीज़ें मिलती हैं, आधी चीज़ें वो दवाएं होती हैं, मगर हमें और आपको पता नहीं होता। पुराने हमारे बुजुर्ग, दादी नानी जो होती इन सब चीज़ों को जानती हैं। तो इन सब चीज़ों को जब जानती हैं तो उसका हमारी आधी बीमारी है, आधा रोग तो सिर्फ इन सब चीज़ों से ठीक हो जाता है। तो दादी माँ ने भी वही किया, उसे पीपल के छाल से छौंका लगाया। फिर खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई है कि नहीं। आजकल की तरह नहीं है कि हड़बड़ी में सारा काम किया, खिलाया पिलाया। वो मरीज का ख्याल, रोगी का ख्याल इतने अच्छे ढंग से लेती थी कि क्या कैसे करना है। मूंग की खिचड़ी अगर बनानी है तो खिचड़ी की जो दाल है वो बिल्कुल पच जानी चाहिए, उसके अंदर मिक्स हो जानी चाहिए, ताकि रोगी अगर उसे खाए तो उसके आंतों में, उसके बुखार के चलते उसके आंतों में जो कमजोरी है, उस कमजोरी के चलते उसे पचाने में दिक्कत ना हो। और शहर के लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये बात पता ही नहीं होती है, तो ख्याल रखने की तो बात ही दूर है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी दिखाई गई हैं कि दादी माँ किस तरह से लेखक का ख्याल रखती थी। तो वो देखती थी कि खिचड़ी में मूंग की जो दाल है वो एकदम घुल मिल गई है कि नहीं, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं आ जा रहा। देखिए आज के दौर में, आज इस कोरोना बीमारी के दौर के चलते हमारे यहाँ जो संस्कार सिखाए जा रहे हैं, उन संस्कारों की अगर हम बात करें तो वो संस्कार वही पुराने वाले होते जा रहे हैं। हम बाहर से कहीं आए तो बाहर की चप्पल हम बाहर छोड़ देते हैं, अपने पाँवों को धोते हैं, हाथों को धोते हैं, फिर हम अपनी चीज़ों को अलग रखते हैं। हम बाहर से आ रहे हैं तो हमें उन्हीं पुराने दौर में वापस आना पड़ा। इसकी वजह है साफ सफाई रखना। तो दादी माँ क्या करती थी, दादी माँ ऐसे ही करती थी कि कोई अगर घर में बीमार है तो उस घर में कोई भी बाहर क्या पहना हुआ कपड़ा, उसकी चप्पलें, उसके चीज कोई उसी तरह तो सीधे नहीं चला जा रहा। जो आज हम वैज्ञानिक तौर पे जान के जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं या किसी और तरह की
लोकक्षेम करते हैं, उन सब चीज़ों से पुराने लोग भी करते थे। लेकिन पुराने लोगों को इस बात का बिल्कुल ये रहता था कि रोगी के कमरे में नहीं जाना है, किसी और तरह की छूत की बीमारी हो तो बाकी लोगों को उससे अलग रखना है। तो जो चीज़ें आज के इस दौर में हम जो समाज से सुनते आ रहे हैं, सरकार द्वारा जो नीतियां चलाई जा रही हैं, सरकार द्वारा जो सिखाया जा रहा है, जो हमें नहाने धोने खाने पीने के तौर तरीके बताए जा रहे हैं, साबुन से हाथ धोइए, हर आधे घंटे पे हाथ धोइए, आपको बीमारी से बचना हो तो ये सब करिए, ये सब चीज़ें पुराने ज़माने में स्वतः थी कि हम बाहर से कहीं आए तो घर के बाहर ही हमारे हाथ पांव धुलाए जाते थे। फिर हमें एक कपड़ा दिया जाता था, हम बाहर के पहने हुए कपड़े को उतारते थे और उसे पहनकर हम फिर आते थे। और बहुत जगह तो पांव धुल दिए जाते थे, सम्मानित है तो उनके पांव धो दो। तो इस तरीके से तब उन्हें जा कर के कोई गर्म चीज़ दी जाती थी खाने पीने के लिए। आज हम फिर उसी दौर में आ गए हैं। तो यहाँ पर दादी माँ ने देखिए कितना ध्यान रखा है, लेखक का इतना ध्यान रखा है कि उनके कमरे में कोई ऐसे ही न चला जाए, क्योंकि उन्हें बुखार आ रहा है, उन्हें उनका ध्यान रखना है। फिर मूंग की खिचड़ी अगर बनाई है तो उसमें दाल पूरी तरीके से घुली है कि नहीं, क्योंकि बुखार के समय में जो हमारी पाचन क्रिया होती है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है, हमारी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, उन्हें आराम की ज़रूरत होती है। गरिष्ठ भोजन, तेल मसाले वाली भारी भरकम चीज़ खाने से वो पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तो हमारा बुखार जो है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो खान पान की व्यवस्था से ही हम अपने बुखार को कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो गांव घर में जो ये लोग होते थे ये सारी चीज़ों को जानते थे और इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनकी प्रक्रिया वैसी ही होती थी। तो वो कहते थे बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर कोई चला तो नहीं गया। आधे लाख प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। अब देखिए यहाँ लिखा घर वालों को परेशान कर देती थी, कहने का तात्पर्य कि घर वालों का इतना ख्याल रखती थी कि घर वाले न परेशान हो और न मरीज परेशान हो। मरीज की हिफाजत के लिए घर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातों को ध्यान रख करके ही दादी माँ उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारती थी। और लेखक उन चीज़ों को याद कर रहा है। लेखक सोच रहा है कि उस जमाने में कैसे दादी माँ सेवा करती थी, खातिर करती थी, बीमार होने पे ध्यान रखती थी। कोई यंत्र नहीं था, बुखार के लिए थर्मामीटर नहीं था, वो अपने हाथ से देखकर पूजा पाठ, घरेलू दवाएं और बाकी चीज़ों से ही रोगी को ठीक कर देती थी। लोगों के बीच संपर्क में नहीं रहने देती थी और घर वालों को चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, लेकिन वो इसी तरह रोगी का ख्याल रखती थी। तो मैंने आपको यहाँ तक की कहानी जो है समझा दी है और मैं इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। तो अगले वीडियो को भी आप देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।